नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। रुड़की से खबर आ रही है, जहां हरिद्वार रोड स्थित एक निजी कॉलेज के 15 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना के मामले सामने आने के बाद कॉलेज के एक छात्रावास को सील किया गया। एक हॉस्टल को छात्रों के संपर्क में आए लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। पॉजिटिव आए छात्रों को कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स भी अब पॉजिटिव हो रहे हैं। एक हॉस्टल को सील किया गया और इनको जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। खबर हरिद्वार से भी आती है, जहां कुंभ मेले के कोविड नोडल अधिकारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। अधिकारी वैक्सीन के दोनों डोज भी लगवा चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है और संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। नैनीताल से भी एक खबर आ रही है, जहां आंध्र प्रदेश के 20 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये सभी बच्चे भीमताल के किसी आश्रम में रुके हुए थे। साइकिल यात्रा से बच्चे नैनीताल गए थे। 4 बच्चों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। सभी को सूखाताल में आइसोलेट किया गया है। तो देखिए, 20 बच्चे एक साइकिल यात्रा पर निकलते हैं आंध्र प्रदेश में और एक आश्रम में ये रहते हैं, लेकिन अब ये भी पॉजिटिव हो गए। भीमताल के एक आश्रम में रुके हुए थे। 24 स्टूडेंट्स हैं ये। 4 की रिपोर्ट आनी बाकी है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं ये, बताइए, ये भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। टिहरी में भी लगातार कोविड के केसेस आ रहे हैं और ज्यादातर मामले कुंभ मेला क्षेत्र मुनि की रेती से आ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कई लोग सैंपलिंग के दौरान नाम और पता गलत लिखवा रहे हैं, जिससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में परेशानी आ रही है। कई लोग नेगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं आ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लगातार लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। बता दें कि टिहरी में फिलहाल 155 कोविड के एक्टिव केसेस हैं। एक तो लोग जो है आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें ये एक इशू बन रहा है और बहुत सी उसमें ये हो रहा है कि लोग अपना जो एड्रेस और फ़ोन नंबर भी गलत दे रहे हैं, तो उनको ट्रेस करना भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बना हुआ है। तो प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए एम्स ऋषिकेश ने भी तैयारियां तेज की है। अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड के साथ ही कोविड वार्ड की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। 80 बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखा गया है। 50 कोविड के बेड्स ऑलरेडी फंक्शनल कर दिए हैं, जिसमें कि 20 बेड जो हैं आईसीयू के हैं। द्वितीय चरण में हम लोग 25 बेड्स और इसमें ऐड करेंगे और फिर इसके बाद भी अगर आवश्यकता पड़ती है, जिसकी की संभावना बहुत अधिक है, हम लोग 25 बेड्स और ऐड करके इसको 100 तक ले जाएंगे। पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में भी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन अगले 2 दिन में उत्तराखंड को वैक्सीन की नई खेप नहीं मिली तो वैक्सीनेशन के काम पर ब्रेक लग जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के पास वैक्सीन की महज 1.5 से 2 लाख डोज ही शेष बची हुई है, जो अगले 1-2 दिन में लगा दी जाएगी। राज्य सरकार ने केंद्र से वैक्सीन की 5 लाख और डोज की डिमांड की है, लेकिन अभी तक इसको हरी झंडी नहीं मिली। उत्तराखंड में 29 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का टारगेट था और अभी तक उत्तराखंड की बात करें तो केंद्र से 13 लाख डोज मिली है। इसके विपरीत करीब 11 लाख से ज्यादा वैक्सीन लोगों को, यानी 11 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उधर उत्तरकाशी में अब तक 50,000 से भी ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। धीरे धीरे कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ रही है, क्योंकि जिले में मात्र 2 दिन का ही, अगर हम बात करें तो 2 दिन की वैक्सीन बची हुई है। इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई है। उधर रामनगर में 5 जगहों पर कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक के मुताबिक अगले 2 दिनों तक के लिए तो वैक्सीन है, लेकिन इसके आगे डिमांड बढ़ेगी और उसकी रिक्वेस्ट जो है सेंटर को भेज दी गई है। जल्दी वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको हमने प्रदेश के अलग अलग जिलों की जानकारी दी, वहां पर केसेस किस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन को लेकर जो है किस तरह से ये पूरी ड्राइव चलाई जा रही है और वैक्सीन की कमी है, ये भी हम लगातार दिखा रहे हैं। शैलेंद्र नेगी हरिद्वार से जुड़े हुए, भारती सकलानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, दोनों से ही बात करते हैं। शैलेंद्र, हरिद्वार की जब हम बात करते हैं तो वहां पर अब अधिकारी भी चपेट में आ रहे हैं,
तो ताज़ा अपडेट्स कोविड को लेकर क्या है वहां का, जरा बताइएगा। देखिए, कल का अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर प्रदेश में जो आंकड़े आ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में, तो सबसे ज्यादा हरिद्वार जिले में केस आ रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ के कारण यहां पर कोविड की टेस्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। डॉक्टर्स की टीमें जगह जगह पर लगाई गई हैं, जो रैपिड जांच हो रही है, रैपिड एंटीजन जो टेस्ट हो रहे हैं वो लगातार यहां पर हो रहे हैं। तो इसके कारण यह है कि लगातार जो टेस्टिंग है उनकी संख्या तो ज्यादा है, और इसके कारण मरीजों की संख्या भी हमें ज्यादा यहां दिखाई दे रही है। और विशेष तौर पर जो बाहर से आने वाले जो पिलग्रिम्स हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उनकी टेस्टिंग की जा रही है। बॉर्डर्स पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं कि लगभग आपको एक दिन में 50,000 टेस्टिंग करनी है। हालांकि 50,000 टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरकार के पास सीमित संसाधन है, ऐसा सरकार का ऑफ रिकॉर्ड में कहना है। लेकिन उसके बावजूद जितने टेस्ट हो पा रहे हैं, चाहे वो आपके गंगा के घाट हों, वहां पर टेस्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो रेलवे के जो एंट्री और एग्जिट गेट है वहां पर टेस्ट किए जा रहे हैं, बस अड्डों पर टेस्ट किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जहां पर भी जो एंट्री पॉइंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के एंट्री पॉइंट्स हैं यूपी से लगे हुए विशेष तौर पे, तो वहां पर चेकिंग की जा रही है। और वहां पर टीमें लगाई गई हैं डॉक्टर्स की, जो 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 24 घंटे ऐसे यात्रियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो इनके पास जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, जो 72 घंटे की रिपोर्ट लाना मैंडेटरी है, जो बाहर से आने वाले यात्री हैं। लगभग जो 12 स्टेट्स की एक लिस्ट जारी की गई है, इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात तक के स्टेट शामिल हैं। तो इन टोटल 12 राज्यों से आने वाले लोगों से 72 घंटे की रिपोर्ट तो मांगी जा रही है। लेकिन इन राज्यों से अगर कोई यात्री आ ही जा रहा है तो फिर उसकी यहां पर रैपिड एंटीजन टेस्ट उसका जरूर किया जा रहा है। और उसके बाद ही अगर वो रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसके बाद ही जो है उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। लेकिन एक बहुत चिंताजनक बात वो ये है कि रैपिड एंटीजन जो किट है उसकी कमी भी देखी जा रही है। स्वास्थ्य के अधिकारी ऑफ रिकॉर्ड में ये बता रहे हैं कि उनके पास किट्स बेहद कम हैं, बेहद कम किट्स बची हुई हैं। ऐसे में अब जो स्नान आ रहे हैं 12, 13, 14 को बड़े स्नान आ रहे हैं, और इस दौरान सरकार का अनुमान है कि कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार में पहुंचेंगे। जैसा मुख्यमंत्री का भी कहना है कि आप आइए, सुरक्षित कुंभ में स्नान कीजिए। लेकिन ऐसे में अगर आपके पास रैपिड एंटीजन टेस्ट की भी व्यवस्था नहीं होगी, आरटीपीसीआर तो बहुत दूर की बात है, तो फिर आप कैसे सुरक्षित कुंभ करा सकते हैं, दिव्य कुंभ करा सकते हैं? ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि जिन 12 राज्यों को सरकार रेड जोन में मान रही है, जहां बहुत ज्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं, वहां से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। और जहां तक बात है कि श्रद्धालु अपने साथ कोविड टेस्ट लेकर आ रहे हैं, तो जो अवेयर हैं, जो वो लोग अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जो आम श्रद्धालु हैं वो अभी भी बिना टेस्ट के यहाँ पहुंच जा रहे हैं। तो सरकार के लिए क्योंकि लोग कंफ्यूजन में रह गए। एक बार मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आता है कि किसी तरह की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, और बाद में जब काफी हो हल्ला होता है तो फिर आप सडनली मैसेज करते हैं कि नहीं, रिपोर्ट की जरूरत है। और इस बीच में काफी लोग जो अपने घरों से निकल चुके होते हैं। भारती, लापरवाही हुई शुरू से लेकर आखिर तक, और आज हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड एक छोटा सा स्टेट, लेकिन आंकड़ों के मामले में ऐसा लग रहा है जैसे टक्कर दे देगा बड़े राज्यों को। जिस तरह से मामले 700-600 से ऊपर रोज के आ रहे हैं। बिल्कुल डेली, और यही देखने को मिल रहा है जीनत। और टॉप 2 जिलों की अगर हम बात करें, उसमें हरिद्वार और देहरादून ही लगातार बने हुए हैं। यही एक बड़ी वजह रही कि कल कैबिनेट की जब मीटिंग हुई तो ये फैसला यहाँ पर ले लिया गया कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए, और आज से वो इम्प्लीमेंट भी होने जा रहा है प्रदेश में। नगर निगम के क्षेत्रों की खासतौर पर अगर हम बात करें तो ये कह दिया गया कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लेकिन इसमें भी 2 राय यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेरी जनरली लोगों से बातचीत हुई तो लोग ये बात कह रहे हैं कि कुछ लोगों को ये फैसला सही भी लगता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ा और पहले से यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड में लोग रात 10 बजे तक ज्यादातर बाहर नहीं निकलते हैं। तो अलग अलग व्यूज यहाँ पर लोगों के आ रहे हैं। कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जीनत सर, आप मुझे बताइए, आप किस तरीके से देख रहे हो इस फैसले को कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाए? कोरोना पॉजिटिव अगर आ रही है तो उस पर नाइट कर्फ्यू जरूरी है। अगर नॉर्मल होता तो सरकार क्यों लगाती? और जैसे जैसे कोरोना पॉजिटिव लोग बढ़ते रहेंगे तो उसमें लॉकडाउन की स्थिति भी बन जाएगी। ऐसे ठीक है, दिक्कत हो रही है, पर एक बार कोरोना चला जाए फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। अब सरकार ने डिसीजन लिया है, कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्टें लोगों की आ रही है, इसीलिए लिया ना सरकार ने। आगे लॉकडाउन की स्थिति बनेगी तो लगाएगी सरकार। सर, देहरादून में भी केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है यहाँ पर जो फॉलोज हैं, कोविड के जो नियम है वो फॉलो नहीं हो पा रहे? नहीं, यहाँ सब वेल एजुकेटेड लोग हैं जी। कोई 1-2% है जिन्होंने नहीं लगाया, उनको भी हम आगे से मॉनिटर करेंगे कि लगाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अपने घर में बच्चों का, बूढ़ों का ध्यान रखें, खाने में लहसुन का, अदरक का इस्तेमाल करें। इन चीज़ों का परहेज करेंगे तो चला जाएगा कोरोना। थोड़ा दुख की घड़ी है, संकट की घड़ी है, हम सबको एक साथ होके इसे हराना है
और आगे जब ठीक हो जाए सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सीरत, तो देखा आपने लोगों के व्यूज भी यहाँ पर हैं, कई लोग ये बात मान रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है ये नाइट कर्फ्यू का, लेकिन केसेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वैक्सीन की जब कमी देखने को मिल रही है, तो ये एक चिंताजनक बात जरूर है। बिल्कुल, आप दोनों भी अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि सबके लिए खतरा उतना ही है। शैलेंद्र और भारती, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं तीरथ सिंह रावत के कैबिनेट में हुए अहम फैसलों की। तीरथ कैबिनेट की शुक्रवार को हुई मीटिंग में 20 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देहरादून में कालसी और चक्राता को छोड़कर नैनीताल में नगरपालिका क्षेत्र, हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र और पूरे हरिद्वार जिले में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से देहरादून नगर निगम क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि हरिद्वार, हल्द्वानी जैसे शहरों को नाइट कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। यहाँ भी कोविड केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। उधर उत्तरकाशी जिला पंचायत में अनियमितता मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। अनियमितता के मामले आने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष की वित्तीय पावर जो है वो सीज हो सकती है। पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने इसकी स्वीकृति दे दी है और फाइल को सीएम ऑफिस भेजा गया है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद वित्तीय पावर को सीज किया जा सकता है। बता दें कि न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। एक और बड़ी खबर देहरादून से ही आ रही है। नियामक आयोग में टैरिफ को लेकर जनसुनवाई है। साल 2021-22 के बिजली के दामों पर आयोग जनता के सुझाव लेगा। बिजली की दरों में करीब 16% की बढ़ोतरी का यूपीसीएल ने प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव को आयोग रखेगा जनता के सामने। और पहाड़ में जंगलों की आग हमेशा से ही कहर बनकर टूटती रही है। कोर्ट के आदेश वन विभाग कार्यालय में धूल फांक रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में जंगलों की आग डरा रही है और वन विभाग की कार्ययोजना अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी है। ये हालात तब हैं जब साल 2017 में ही कोर्ट ने जंगलों की आग को लेकर आदेश जारी किए थे, जो विभाग के कार्यालयों में धूल फांक रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए विभाग के पास ना तो कोई जवाब है और ना ही आधुनिक तकनीक जिसके जरिए आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि विभागीय अधिकारी आग बुझाने के मामले में खुद को बेहतर जरूर बता रहे हैं। नहीं, फॉलो तो हुआ है, हमने किया है जितना हम कर सकते थे और हमने इस साल हम लोग को एक्स्ट्रा बजट भी मिला हुआ है। तो होपफुली हम लोग अगले इस अप्रैल के महीने में स्थानीय लोगों का और ग्राम लोगों का जो एक क्या बोलते हैं सहकारिता ग्रुप्स वगैरह का भी सहायता लेके उसको इस तरह से भी करेंगे। तो हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं अलग अलग स्टाइल्स में, जैसे हम लोग लोगों को मोबिलाइज कर पाएँ, युवाओं को मोबिलाइज कर पाएँ, उनमें इंटरेस्ट जगा पाएँ। दरअसल साल 2016 में हाईकोर्ट ने साल भर आग की मॉनिटरिंग करने के साथ ही 10,000 फायर वॉचर रखने के निर्देश दिए थे और उच्च तकनीक से आग बुझाने और 72 घंटे में आग लगने पर उस इलाके के फॉरेस्ट अधिकारी को निलंबित करने के लिए कहा था। लेकिन जब मामला अधिकारियों पर आया तो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर स्टे मिल गया। वही मामला एनजीटी में पहुंचा, जहां एनजीटी ने आग पर नेशनल पॉलिसी समेत कई आदेश दिए, जिस पर हाईकोर्ट ने विभाग को फंड, खाली पदों को भरने और एनजीटी के आदेश के पालन के लिए 6 महीने का समय दिया था। अगर एनजीटी के आदेशों का पालन हो गया होता तो बहुत महत्वपूर्ण थे और एक एक्सपर्ट बॉडी के आदेश थे, तो अगर उनको पालन किया जाता तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, स्टाफ की कमी, संयंत्रों की कमी जो अभी देखने में आ रही है, ये 2017 में भी एनजीटी ने पॉइंट आउट की थी और इनको दूर करने के लिए उन्होंने आदेश किया था। लेकिन देखने में आ रहा है कि उन डायरेक्शंस को फॉलो न करने की वजह से आज इस प्रकार की जो आपदा है वनाग्नि की, वो झेलनी पड़ रही है। अब फिर मामला हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने आग पर काबू पाने के लिए सवाल पूछे तो फॉरेस्ट चीफ इसका जवाब तक नहीं दे पाए। लेकिन अधिकारी अपनी पीठ थपथपाने से भी नहीं चूक रहे और आग के कारण जंगल खाक होते जा रहे हैं। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18।
वहीं उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड पर बड़ा फैसला लिया है। देवस्थानम बोर्ड में शामिल 4 धाम समेत 51 मंदिरों को मुक्त कर दिया गया, यानी कि बोर्ड में शामिल सभी 51 मंदिर अब फ्री हो गए हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार किया जाएगा। ये बयान वीएचपी मार्गदर्शक मंडल की बैठक के बाद उन्होंने दिया है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत 51 मंदिरों को देवस्थानम एक्ट के दायरे से बाहर करने के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के ऐलान के बाद चारों धामों के पंडा पुरोहितों में खुशी की लहर है। पंडा पुरोहितों ने इसे सनातन धर्म की जीत बताते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आभार जताया। पंडा पुरोहितों ने मुख्यमंत्री को चारों धामों की यात्रा के लिए भी आमंत्रित किया है। खबर चंपावत से है, जहां हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूर्णागिरी बुम क्षेत्र से पार्किंग हटने से कई लोगों का व्यापार चौपट हो गया। पिछले 9 साल से लोगों के कमाने का जरिया ये पार्किंग थी, लेकिन अब पार्किंग हटने से व्यापारी परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि दुकानें तो खुल रही हैं, लेकिन पर्यटक ही नहीं आते, और अगर पर्यटक नहीं आएंगे तो फिर आमदनी कहां से होगी। हम लोगों का पार्किंग यहाँ से हटने से हम लोगों का काम वाम सारा चौपट हो गया। हम लोग को जो है जो कमाते थे वो भी नहीं हो रहे, और 2-3 साल से ऐसे ही हो रहे। अगले साल कर्जा में डूबा पड़ा, इस साल भी यही हो रहा। अल्मोड़ा से खबर है, जहां विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें पंतनगर में कृषि क्षेत्र में शोध करने वाले शोधार्थी अब पहाड़ की कृषि के बारे में भी जान सकेंगे। अल्मोड़ा संस्थान के वैज्ञानिक पहाड़ में सिंचित और असिंचित खेती के बारे में शोधार्थियों को बताएंगे। पहले पंतनगर विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के पास पहाड़ में रिसर्च के लिए कोई जगह नहीं थी। जो पंतनगर विश्वविद्यालय के साथ में हमने एग्रीमेंट किया है, उसमें हम दोनों जो कृषि शोध से संबंधित संस्थान हैं आपस में मिलकर के काम करेंगे, और इसमें वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आकर के पर्वतीय कृषि के बारे में शोध कर पाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार के सीसीआर भवन में आदर्श बैरक कमांड एंड कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया है। साथ ही कुंभ मेले के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इतने कम समय और कोरोना काल में कुंभ मेले की भव्य तैयारी पर सीएम ने अधिकारियों की तारीफ की। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि कंट्रोल रूम से कुंभ मेले में 375 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। कैमरों की कैपेबिलिटी बढ़ गई है, तो वो सब इसके लिए इस वजह से इसको आज अपग्रेड किया है। तब हमारे पहले 100 कैमरे थे, आज 300 कैमरे लग गए सिर्फ हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में, और ऋषिकेश क्षेत्र में अलग से 75 कैमरे लगे हैं। तो एक प्रकार से पूरा कुंभ क्षेत्र देखें तो 375 कैमरे हमारे यहाँ पे लगे।